अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा तीसरा वन शॉट लेक्चर है क्लास 10 बायोलॉजी की सीरीज़ का। हम पूरी किताब के वन शॉट लेक्चर डालने वाले हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कोई टेंशन है, अगर आपको खौफ है कि यार आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, तो कोई मसला नहीं। इसलिए तो हम वन शॉट लेक्चर आपके लिए डाल रहे हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और आप भी है ना वीआईपी तरीके से अपना पेपर करके आएँ और आप भी है ना अच्छे मार्क्स लाएँ और टॉप मार सकें। साथ में आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोग के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम ए टू जी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम का वन शॉट लेक्चर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वही रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इससे पहले हमें 2 बॉडी सिस्टम्स पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप वो दोनों क्लियर होंगे आपको, बिकॉज ये सारे ना आपस में बहुत लिंक्ड होते हैं। हम पढ़ते सबको अलग अलग ही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो फॉर ईज एंड ऑल्सो बिकॉज ये सिस्टम अलग ही पढ़े जाते हैं, सिस्टम की सारी आपकी चीज़ें होती हैं, मगर सब कुछ होता कनेक्टेड ही है बिकॉज अरे सारे सिस्टम्स आपकी बॉडी में एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वन अनदर। जो सर्कुलेटरी सिस्टम की आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम की चीज़ें थी, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी एज वेल। सो सब चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड ही हैं। तो अच्छा, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? आपको पहले तो मतलब नाम अगर पहले सुना है नहीं कि रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल्स जो है ना वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ग्लूकोज को लेकर, और ऑक्सीजन मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, यूज करते हैं और ऑक्सीजन यूज करते हैं। आपको वो याद है जो हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में क्लास 9 के सिलेबस में कवर किया था, फोटोसिंथेसिस की जो वो थी इक्वेशन, बिकॉज वही इक्वेशन है, उसको बस आप अगर उल्टा कर दें तो वही सेम इक्वेशन रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है। सही है। अब ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें सेल रिलीज कर रहा है एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन की हमने किया था डिस्कशन के, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है पूरी अकर, और ग्लूकोज गैस में ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस था वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेता है एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है ना, आपको फोटोसिंथेसिस की याद हो इक्वेशन। सो और यहाँ पर क्या होता है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी ली जाती है फ्रॉम यूजिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और उसको फिर एनर्जी ब्रेक डाउन होती है एंड चीज़ें निकलती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सही है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जो कि सारी केमिकल रिएक्शंस आपके सेल के अंदर हो रहे होते हैं। हमने वो बात की थी ग्लाइकोलिसिस की एंड क्रेब्स साइकिल वगैरह, वो सारी चीज़ें जो थी रेस्पिरेशन वही है, मगर ये पूरा एक सिस्टम है, किस तरह ये आपकी बॉडी में हो रहा होता है। एंड हाँ, अभी सेल के अंदर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा इसका वो पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग वाला जो काम होता है, लंग्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पहले बात करूँ, ये तो आप अगर देखो डायग्राम में तो ये दीज आर द लंग्स, ये दोनों ऑर्गन्स आपके लंग्स हैं, ये स्केलेटन है, ये पूरा ट्रेकिया आ रहा है। अब जो लंग्स हमने पढ़ा था याद है कि हार्ट होता है, हार्ट ऑलमोस्ट इधर होता है इस पार्ट में, और ठीक है यहाँ पर हार्ट होगा एंड वही हार्ट पे यहाँ से जिसको ब्लड के लिए लेकर जाता है लंग्स में, एंड लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होकर आता है। कभी ये क्वेश्चन हमने किया है कि व्हाट डू यू थिंक, ऑनेस्टली अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, अभी तो खैर छोड़ के यहाँ से देख सकते हो आंसर, मगर अदरवाइज भी ब्रीदिंग होती है जो कि अगर मैं कहूँ कि सांस लेना, कि आपने ब्रीद इन किया, इनहेल एंड एक्सहेल किया, कि सांस ली इन
रिलीज किया, एक्सेल किया, दैट प्रोसेस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन होता है जो सेल्स के अंदर आपका केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल केमिकल प्रोसेस होता है विच इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन को पूरी इन्वायरमेंट से लाती है, बॉडी में लेके जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इट्स नॉट अ गुड थिंग आपकी बॉडी के लिए और टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, ऑक्सीजन को बॉडी में रखना है और पूरी बॉडी में मूव करना, ये फंक्शन है, ये गोल है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से पढ़ूँ तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न एनीथिंग, वो देखा कोई पेपर को जलाया है, कुछ भी जलाया है, सो ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। किसी भी चीज को आप जलाओगे तो जो रिजल्टेंट गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस यूज हो रही है वो ऑक्सीजन है। कुछ भी चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। द फ्लेम गिव्स ऑफ लाइट एंड हीट, द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंस इन आवर बॉडी। द फूड वी टेक हैज ग्लूकोज, oxygen is needed to break the glucose down and release the energy. Respiration is the process by which cells obtain energy from glucose. Oxygen is needed for the process of respiration, so it is called aerobic respiration. कह रहे हैं कि ऑक्सीजन क्योंकि इस प्रोसेस के लिए जरूरी है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक ऑक्सीजन से मिलता है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाली चीज को हम कहते हैं। The process in which oxygen and glucose undergo a series of chemical reactions inside the cell is called cellular respiration. यही यहाँ पर मैंने लिखा है। Respiration is different from breathing. The movement of air into and out of the lungs is called breathing. सही है, जिसमें breathing in जो air है वो inside move कर रही है और outside जा रही है, इस process को हम कहते हैं breathing. Respiration is a chemical reaction inside the cell. As a result of respiration, the cells release energy, but is needed for growth and other cell processes. The respiratory system moves oxygen from outside the environment into the body. It also removes carbon dioxide from the body. तो ये फंक्शन है इसका। यही सारी चीजें जब हम जिक्र की थी हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ में पढ़ ली। अब एयर का पैसेज वे क्या है? एयर पैसेज वे, ये एयर जिस तरह मूव करती है, पैसेज वे कहते हैं किसी चीज का मूवमेंट का रास्ता, कैसे रास्ता बेसिकली कि पैसेज वे इज के अगर मैं आप बताएंगे मुझे कि आपके घर से स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है या क्या मतलब रास्ता है, तो वो जो आप डायरेक्शंस दे रहे हैं दैट इज योर पैसेज वे, सही है। सो अब एयर का पैसेज वे क्या है कि एयर हवा इन्वायरमेंट से आपकी नोज के थ्रू जाकर जो पूरा काम करती है और फिर किस तरह से रिलीज होती है वापस से माउथ से या नोज से, तो वो होता है एयर का पैसेज वे, सही है। Man faces the same general problems of obtaining oxygen and getting rid of carbon dioxide as do all other large and complex animals. Animals को जो बड़े large complex animals हैं उन सबको जो प्रॉब्लम होती है कि हम ऑक्सीजन किस तरह से ऑब्टेन करें, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज करें, वही सेम प्रॉब्लम इंसानों को भी फेस होती है। क्यों? He must have moist and thin respiratory surface across which gaseous exchange with the movement can occur. In addition, he must have some means of transporting oxygen and carbon dioxide to and from the cells. We breathe in air to get oxygen and breathe out carbon dioxide. This is called gas exchange. अब जो gas exchange है उसमें क्या है कि मेन ऑर्गन्स हमारे पास कौन से इन्वॉल्व हैं? लंग्स और एयर पैसेजेस, जो कि अभी हम बात करेंगे जिसकी के ना कि तो क्या मेन ऑर्गन्स हैं? 2 लंग्स आपके 2 होते हैं जैसे तुमने ऊपर पिक्चर में देखा, एंड एयर पैसेजेस व्हिच लीड टू द लंग्स। अब ये नेजल कैविटी है, ये नेजियोफेरिंक्स है, ये ओरोफेरिंक्स है। ओरोफेरिंक्स मींस जो ओरल कैविटी वाला जो फेरिंक्स है, ये पूरा फेरिंक्स मिलके सब चीजें फेरिंक्स बनाते हैं, ये सारा पार्ट। ये सब नाम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सब चीजें मिलती जुलती आपको लगेंगी, ट्रेकिया और सब अभी आएगा। फिर ये हाइपोफेरिंक्स जो कि मैंने अपर पार्ट ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया ही पूरा मतलब यहाँ पे क्या देखो तो ये जो पूरी एक्सटेंडिंग है ना कि यहाँ से जो चीज ऊपर से नीचे, ये दिस होल थिंग इज ट्रेकिया। अब ट्रेकिया डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकस, यहाँ से ब्रोंकस और ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, वो एल्वियोलाई तक जाते हैं, सही। अभी हमें सब नाम मुश्किल लग रहे हो शायद, कोई बात नहीं, अभी आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एयर पैसेज वे एंड लंग्स के क्या है कि पहली चीज है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या करती है? परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस। द एयर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम मस्ट बी वार्म्ड, moistened and filtered to keep the lung tissue healthy. अब जब आप ब्रीथ कर रहे हैं एयर, अब हम तो मतलब अगर आप पाकिस्तान में रहते हो नहीं, मगर यहाँ पे एयर बहुत पोल्यूशन है और ऑलमोस्ट उस टाइम पे हर दुनिया के हर एरिया में पोल्यूशन बहुत बढ़ चुकी है बिकॉज आपकी ग्लोबल वार्मिंग ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब एयर में जितनी मतलब पोल्यूटेंट्स हैं, जितनी अजीब अजीब चीज़ें हैं, वो सब अगर आपके लंग्स में चली गई तो लंग्स तो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, आपके लंग्स तो लंग हेल्दी नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा? हम तो कहता है कि स्मोकिंग करने से लंग्स खराब होते हैं, लेकिन जो एयर में पोल्यूशन है
वो भी टू सम एक्सटेंट आपके लंग्स बहुत हाई उस पे इस पे अफेक्ट कर रही होती है। इसीलिए आपकी जो नेजल कैविटी है ना, ये जो मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं। पहले तो आपके मतलब जो होते हैं नेजल हेयर होते हैं, वो भी यही काम करते हैं कि वो फिल्टर आउट करते हैं जो भी अगर कोई इम्प्योर चीजें आ रही हैं, कोई खराब चीजें आ रही हैं, तो वो फिल्टर का काम करता है, वार्म करता है उस एयर को ताकि वो इजीली वार्म एयर अंदर जाए लंग्स की तरफ, और मॉइस्चन करता है। The hairs lining the entrance to the nasal cavity trap large dust particles. Exactly. वही जो होता है, जो nasal hair होते हैं, जो कि आपको कभी नाक नजर भी आए, these small hair वो जो है ना, वो आपके nasal cavity को trap इस काम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं from large dust particles. वो dust particles आ सकते हैं कोई भी मतलब खराब anything. The thin layer of mucus moistens the air and also traps particles of dust and smoke. जो म्यूकस लेयर होती है ना, ये पूरी नोज से लेकर एक पूरी नेजल कैविटी में होती है एक म्यूकस लेयर। वो क्या करता है, वो ट्रैप भी करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को और उस पूरी जगह को मॉइस्चर भी रखता है। मॉइस्चर को रखते हैं अगेन भाई फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, सारी चीजें आपको पता है पहले से। द सिलिया स्वीप द ट्रैप्ड पार्टिकल्स एंड म्यूकस टुवर्ड्स द फेरिंग्स। दीज आर आइदर swallowed और स्पिट आउट। ये जो सिलिया होता है ना, सिलिया आर लाइक दीज स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या करते हैं, यहाँ के हेयर को लाइक यहाँ से नोज से कुछ ट्रैप पार्टिकल्स और म्यूकस को फेरिंग्स की तरफ ट्रैप भी रखते हैं, और वो आपको फिर कभी कभार swallow भी हो जाता है, स्पिट आउट कर देता है। बाय द टाइम एयर द लंग्स इट इज रिलेटिवली डस्ट फ्री, germ free and warm and moist. These protective measures keeps the lung clean. फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स से क्या काम है, फेरिंग्स जो आपका पैसेज वे है एयर का भी और फूड का भी, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात की थी। फिर इसमें आएगा कि एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस सारी चीजें आती हैं। फेरिंग्स क्या करता है, एयर इज ड्रॉन आउट ऑफ नेजल पैसेजेस इनटू अ चैनल कॉल्ड फेरिंग्स एट द बैक ऑफ द माउथ। माउथ के बैक पर आपको फील नहीं होता बट यहाँ पर होता है दिस पार्ट, ये फेरिंग्स होता है। एंड देयर आर सेवरल ओपनिंग्स इन द फेरिंग्स। फेरिंग्स में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जैसे जहाँ से एयर और फूड जा रहा होता है। द एयर इज चैनलाइज्ड फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स। अब जो एयर है वो लैरिंग्स की तरफ चली जाती है और जो फूड है वो वहां से उसोफेगस की तरफ चले जाता है। याद है हमें बात की थी ये वाली, अभी एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस होता है जो कवरिंग कर रहे होता है। अब लैरिंग्स क्या करता है, लैरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। ये बात भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर्स में की थी कि लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से वोकल कॉर्ड्स जहाँ होती हैं, जहाँ से आवाज अगर मैं बोल रही हूँ या आप भी कुछ बोलें कभी, तो जो आवाज जहाँ से प्रोड्यूस होती है दैट इज लैरिंग्स एंड इट इज वॉइस बॉक्स। इट इज अ कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर, यानी कार्टिलेज का बना है। कार्टिलेज एक ऐसी सॉफ्ट बोन होती है जो कि आपकी डिफरेंट एरियाज को प्रोटेक्ट करती है। इवन नोज की जो बोन है दैट इज आल्सो कार्टिलेज, आप उसको फील कर सकते हैं, थोड़ा हिल भी रही होती है। इवन सबसे अच्छी एग्जांपल ऑफ कार्टिलेज मसल इज योर कार्टिलेज बोन, जो है वो कान की आपकी है। हम अगर एयर को टच करें तो योर एयर इज अ बोन, मगर ये इतनी सॉफ्ट बोन होती है कि ये कार्टिलेज कह जाती है, लाइक दिस बोन इज कॉल्ड कार्टिलेज। तो ये जो लैरिंग्स है ना, ये भी कार्टिलेज वाले स्ट्रक्चर से ही सराउंडेड है। It surrounds the upper end of the trachea. The cavity of the larynx is called glottis. Epiglottis is a cartilaginous structure. तो अब क्या होता है कि कार्टिलेज है, यहाँ से इसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस, और ये कवर्ड होता है एपिग्लॉटिस से जो सॉल्विंग ग्राइंड होती है। तो ये हमने पूरा सॉल्विंग में पढ़ा था, अभी तो हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे मजीद, लेकिन ये लैरिंग्स वाली बात है। देन नेक्स्ट इज ट्रेकिया। ट्रेकिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विंड पाइप है। एक फूड पाइप था जो एसोफेगस था, ट्रेकिया इज विंड पाइप। यहाँ से लैरिंग्स से लंग्स तक लेकर जाता है, ठीक है। अब ये अगर हम देखें तो ये फेरिंग्स था, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स यहाँ पर एंड हुआ एंड ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर ये पूरा इधर भी एंड ये यहाँ से लेकर इधर, दिस इज ट्रेकिया। इसको मुंह भेज ताकि आपको बेहतर नजर आए। दिस होल मस्कुलर एंड वुडन बोन स्ट्रक्चर जो है यारी, ये एक ट्रेकिया होता है। अब ट्रेकिया का काम है कि ये ट्यूब है जो कि रन रहती है फ्रॉम फेरिंग्स टू द लंग्स। ये परमानेंटली ओपन होती है सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन इट्स वॉल्स। बेसिकली क्या होता है कि इसमें यहाँ से इसके अंदर सी शेप्ड, यानी सी शेप्ड मतलब इस तरह के कुछ कार्टिलेज रिंग्स हैं। ऐसे रिंग्स होते हैं जो कार्टिलेज के होते हैं बने हुए, जो कि इसको ओपन रखते हैं, और ये फिर उसके बाद दो तरह के ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। सही है। Cartilage rings also keep the trachea open when it develops a low internal air pressure during every intake of breath. अब ये जब आप हल्की में ब्रीदिंग भी कर रहे हैं तो आपका हल्का जो एयर अंदर जा भी रही है उस टाइम पे भी ट्रेकिया ओपन ही रहता है और वो मतलब एक इंटरनल एयर प्रेशर आपका लो रहता है। सही है। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया जो है यही मैंने बताया कि ब्रोंकाई, ब्रोंकस कहते हैं एक को, और वो दो अगर होते हैं बिकॉज ट्रेकिया दो लंग्स में जा रहा है तो वो ब्रोंकाई हो जाता है।
एंड ब्रोंकाई जो है वो मजीद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, जो कि ब्रांचेस हैं इसकी अच्छी। यहाँ पर ये नजर आपको बेहतर आ रहा है कि ये एक ब्रोंकस है, दीज टू आर ब्रोंकस। फिर मजीद उसकी ब्रांचेस है ना, जो आपको लगे कि शाखें हैं ट्री की, जैसे दरख्त की होती हैं। अगर आप दरख्त से पत्ते हटा दें सारे, तो जो जिस तरह की आपकी शाखें नजर आएंगी, उस तरह के ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो ये जो हर ब्रोंकस है ना, दोनों ईच ब्रोंकस, ये लंग में एंटर करता है और मजीद ब्रोंक्यूल्स में एंटर हो जाते हैं। और मजीद जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये एंड होते हैं कुछ सैक्स में। सैक्स यानी कि ये इस तरह के कुछ छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ऐसी सर्कुलर ओपनिंग्स, इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। वो एल्वियोलाई में सारी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है और वहां तक जाके हवा को बेसिकली जो एयर आप नोज से ब्रीथ कर रहे हैं उसका एंड गोल होता है कि वो एल्वियोलाई तक पहुंच जाए। सही है, तो यहाँ पे चले जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। The two lungs are lying in the thorax on either side of the heart. यानी हार्ट अगर बीच में है तो एक इस साइड पर आपका लंग होगा, एक इस साइड पर होगा। The lungs are protected by ribs and the intercostal muscles. Basically lungs इतने सेंसिटिव मसल्स होते हैं, आप इतने सेंसिटिव ऑर्गन है कि इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी लंग के अंदर लंग्स के बीच में हार्ट भी है, तो पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसके ऊपर एक बोन्स का आपका पूरी रिब्स होती हैं जो कि उसको मेंटेन रखती हैं, और बोन्स को भी प्रोटेक्टेड रखने के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो कि इनको मैंने प्रोटेक्टेड रखते हैं और उसकी कवरिंग बना रहे होता है। सही है। ईच लंग इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। अब ये मजीद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लूरा मेम्ब्रेन एक होती है, प्लूरा जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, और ये इसको मतलब प्रोटेक्टेड रखती है। प्लूरल कैविटी भी इसको कहते हैं। अच्छा, बेसिकली ऐसा कहते हैं ना, हार्ट में पढ़ा था कि हार्ट को जो कवर करता है, हार्ट को जो प्रोटेक्ट करता है, उस मसल को हम क्या कहते हैं, होता है पेरिकार्डियम। तो लंग्स में जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है दैट इज प्लूरा। सही है। द स्पेस बिटवीन द डबल मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड बाय अ फिल्म ऑफ फ्लूइड। और ये बेसिकली इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड होता है और इसको हम कहते हैं प्लूरियल फ्लूइड। जैसे पेरिकार्डियल फ्लूइड था, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड है, और वो इस फ्लूइड को ग्लाइड होने में आसान दिखता है कि मतलब भाई ना मसल्स मूव कर सकें, इजी ग्लाइडिंग हो, कोई फ्रिक्शन ना हो सके इस तरह। लंग्स आर स्पंजी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, कुछ बंच ऑफ ग्रेप्स लगते हैं। ये सही है ना, ये एक है उसका एल्वियोलाई, ये बहुत सारे हैं। ये ग्रेप्स की जैसे लगता है, गुच्छे जैसे होते हैं ना ग्रेप्स की वैसे। The arrangement of bubble-like alveoli gives the lungs a far greater surface area. Each alveolus is surrounded by a network of capillaries. Here, a real work of respiratory system takes place as the blood and air are side by side. The inner surface of alveoli has moisture. मतलब basically यहाँ पर सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। पता है कैपिलरीज क्या काम है? कैपिलरीज जो हैं वो मूवमेंट आर्टरीज और वेन्स के बीच में तो करती हैं, कनेक्ट करते हैं उनको, लेकिन कैपिलरीज जो है ना वो सारा मतलब इनके जो मटेरियल है उसको आगे पहुंचाना और गैस को एक्सचेंज करने वाला काम होता है। सो एल्वियोलाइज से अगर हम लंग्स में बात करते हैं ना कि पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है लंग्स तक और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वो कैसे हो रहा है कि लंग्स जो है वो अपने अंदर से जो एयर है उसको ऑक्सीजन वाली वो देते हैं और वो वेन से आर्टरी से वेन में चली आती है, वेन से आर्टरीज में आ जाती है। ठीक है, तो एल्वियोलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया का चल गया। हाँ, ये फंक्शन वगैरह पे तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रुप लाइक वेव्स की हमने बात की, सराउंडेड बाय कैपिलरीज और सब। ऑक्सीजन एंड एल्वियोलाई डिफ्यूजेस इनटू ब्लड कैपिलरीज। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलाई। बेसिकली यहाँ डिफ्यूजन बहुत स्ट्रांग होती है, डिफ्यूजन रेट बहुत हाई होता है। तो जो ऑक्सीजन थी जो एल्वियोलाई में थी, बिकॉज एल्वियोलाई लंग्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत बन रही है, तो ऐसा समझो कि ये लंग की फैक्ट्री है और वो एक फैक्ट्री आपके पास एक वो आया है कैपिलरीज काइंड ऑफ ट्रक्स हैं जो कि ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को देने आई है। तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई वो यहाँ पे ऑफलोड हो गई एंड वो ब्लड में चली गई। ब्लड उसको एक कर लेगा, मतलब ब्लड से एल्वियोलाई में चली गई। एल्वियोलाई का काम तो यही है कि ऑक्सीजन मजीद प्रोड्यूस करते रहे, तो ऑक्सीजन अपना अच्छी एल्वियोलाई सारी ऑक्सीजन देता है ब्लड कैपिलरीज। आई होप दिस इज नॉट वेरी कंफ्यूजिंग, और कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पे पूछने में। एल्वियोलाई जो है उनके अंदर आप इस तरह समझो कि एल्वियोलाई बिकॉज कहाँ है, लंग्स में। लंग्स में क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, गैस पूरी काफी ऑक्सीजन रिच पूरी एरिया है। अब बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है, तो उनका काम क्या है कि आगे से कोई ब्लड कैपिलरीज आए या कोई ब्लड लेने आए या देने आए, हाँ उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और उनको ऑक्सीजन दे देंगे। ये मतलब इस तरह की इनकी आपस में डीलिंग हुई है, समझो इस तरह से कि अब वो सामने ब्लड कैपिलरीज आती हैं क्योंकि यहाँ इतने छोटे एरिया में सिर्फ कैपिलरीज ही आ सकती हैं। तो बेसिकली कौन आ रहा होता है, अब पल्मोनरी आर्टरी आ रही होती है लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। तो वहां पहुंचे, उनके पास कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब वहां पहुंच के कैपिलरीज ने क्या किया, उन्होंने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, डिफ्यूज कर दी, बिकॉज उनमें क्या थी, उनमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी। तो डिफ्यूजन, आई होप आपने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन का अपनी 9th क्लास में अभी भी,
ये डिफ्यूजन में होता है कि लोअर हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करती हैं। तो बिकॉज डिफ्यूजन हो रही होती है, सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हाई थी? कैपिलरीज में। कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड गई एल्विलाई में। एल्विलाई में क्या हाई था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे चली गई कैपिलरीज की उसमें। सो अब दोनों जगह पर जिनको जो चाहिए था वो मिल गया, बिकॉज लंग्स का काम ही है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके रिमूव करके ऑक्सीजन ले रहे हैं। सो लंग्स अपना करती रहेंगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया उन्होंने, अब उसको जो भी काम करेंगे आगे बढ़ते हैं। मगर ब्लड को, कैपिलरीज को, जो पल्मोनरी वेन थी आपकी, उसको मिल गया है ऑक्सीजन, और वो अब जाकर लेफ्ट एट्रियम में दे देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। सही है, ये समझना है, बिकॉज हमने अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो आई थिंक आपके लिए ये थोड़ा कवर करना आसान होगा। तो उसमें यही सब हो रहा होता है। इसकी अच्छी एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ये बना हुआ है डायग्राम। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आ रहे हैं यहाँ से, इनमें ब्लड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है अभी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने दी, ऑक्सीजन यहाँ से ले ली, ऑक्सीजन अंदर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड चली। सही है, इस तरह से ये काम हो रहा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स हमारे पास कहाँ था? आइए दोबारा से थोड़ा सा नहीं पढ़े थे, प्लूरा वाली बात है ये जुलाई की। आई थिंक दिस इज ऑल वेरी सिंपल, इसमें इतना कुछ मुश्किल है नहीं। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा था बिकॉज आई थॉट कि यहाँ लंग्स का ना बहुत इतना मेंशन है नहीं डिटेल में। सो इसलिए अलग से आपको बताया कि लंग्स में 2 लंग्स होते हैं, थोरेसिक कैविटी में होता है। अच्छा हाँ, एब्डोमिनल कैविटी आपकी नीचे वाली होती है जहाँ पर सारा स्टमक वगैरह था। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने कहा था कि स्टमक इज इन द एब्डोमिनल कैविटी, और ये ऊपर वाली जो कैविटी होती है कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी ये चेस्ट वाली पूरी एरिया को, जिसमें आपका हार्ट भी आता है, लंग्स भी आते हैं, दिस होल इज कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी on either side of the heart, protected by ribs and intercostal muscles. Each lung is enclosed by a double membrane called pleura. Pleura में fluid filled space है। और होता है alveoli में क्या होता है? spongy texture है due to millions of alveoli. ठीक है, आई थिंक ये सब आ गया है। गैस एक्सचेंज जो है ये मैंने आपको बता दी, रेफर टू फिगर 3.4, यही वाली इसमें भी डिस्कस कर लिया है हमने। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर, बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होगा इसमें आई थिंक। अच्छा, तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग है बताया कि इट इज अ प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल मतलब जिसमें आप खुद कुछ काम कर रहे हो। जैसे हमने जब बात की थी डाइजेशन में, कि डाइजेशन में 2 तरह की डाइजेशन होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन होती है और एक केमिकल डाइजेशन होती है। तो जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है वो होती है जिसमें आप माउथ में अगर टीथ से च्यू कर रहे हैं, अगर चल फिर रहे हैं तो स्टमक में चलने फिरने की वजह से जो चर्निंग हो रही है, दैट इज मैकेनिकल। तो मैकेनिकल होती है कि मूवमेंट की वजह से होती है। तो ब्रीदिंग जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एयर मूव कर रही है फ्रॉम इन इनसाइड इन एंड आउट ऑफ द नोज। ठीक है, और लंग जो खुद से मूव कर नहीं सकते, लाइक ऑन देयर ओन मसल्स, सो वो डायफ्राम की हेल्प से मूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स हम देखते हैं यहाँ पर। व्हेन यू ब्रीद इन और इनहेल दीज चेंजेस हैपन। आई थिंक यहाँ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही बात है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी। अब ये व्हेन यू ब्रीद इन और इनहेल, इनहेल आपने किया, इनहेल कैसे करता है? You take in the air, ठीक है, आपने जब ये चेस्ट कैविटी बाहर थोड़ी सी करती है, the muscles in diaphragm contract, इन डायफ्राम के मसल्स, ये डायफ्राम है, ठीक है, this whole thing sheet like thing is the diaphragm. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, मसल आपका फ्लैट हो जाएगा। हाँ, बेसिकली डायफ्राम इस तरह का होता है, ये जब रिलैक्स होता है डायफ्राम तो ये यू इस शेप में आ जाता है। जो लगा थोड़ा सा क्लियरली बनी नहीं है तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ब्लू पेन से। अगर जब वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेसिकली जब कोई चीज अपने को प्रेशर दे रही है तो वो अपने पूरे फ्लैट हो गई है। मसल फ्लैट होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड रिलैक्स होता है तो वो इस तरह से डोम शेप बन जाता है, ये ऊपर की तरफ आ जाता है। सही से आप अपना अभी ब्रीथ करके देखो, तो एक गहरी सांस लो से, तो ब्रीथ इन अगर आप करें, इनहेल करें ऐसे, तो आपको ये फील कि आपके चेस्ट मसल थोड़े फ्लैटन हो रहे हैं। सही है, एंड आप रिलैक्स करेंगे तो थोड़ा सा सब चीजें बाहर की तरफ आती हैं, एंड यू जस्ट गेट थोड़ा सा relax होने का। Next is the muscles in diaphragm contract, the muscles in diaphragm downwards, diaphragm को downward pull करते हैं। मगर अच्छा, downward क्यों pull हो रहा है? अगर ये ऐसे नॉर्मल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अंदर एयर भर गई है। सही है, अब यू इनहेल, अब इनहेल हो गई है तो डायफ्राम इतनी एयर भर चुकी है कि वो नीचे की तरफ आपका पूरा पुश डाउन हो जाता है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, जो इसको कवर कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से रिब्स जो है वो ऊपर और बाहर की तरफ निकलते हैं। अभी ब्रीथ इन करके देखो तो आपके जो चेस्ट मसल्स हैं, जो रिब्स हैं, वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐसे अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूव करेंगे। सही है, और लंग्स जो है इस सब में एक्सपैंड करेंगे, वॉल्यूम उनका इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा लंग्स का, इस सब है।
एयर मूव्स इनटू द लंग्स फ्रॉम नोज और माउथ। सही है। डायफ्राम क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मूव डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे एरिया में बहुत हवा भर चुकी है। सही है, लाइक एयर इज फुल ऑफ दिस पार्ट। तो यहाँ पे जब हवा भर गई तो ये अगर मतलब यूं था तो नीचे की तरफ पुश डाउन होगा कि इतनी एयर आ चुकी है इस पूरे के। सही है। नेक्स्ट, इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से पूरा जो रिब्स है वो ऊपर और बाहर की तरफ निकलेंगे। दैट्स हाउ लाइक योर इनहेलिंग प्रोसेस वर्क्स। फिर लंग्स जो है वो एक्सपैंड करेंगे बिकॉज गर्मी में देती है, एयर भर गई है और वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा लंग्स के अंदर, बिकॉज वॉल्यूम इतना बढ़ चुका है कि इतनी ज्यादा एयर आ गई है। बेसिकली जब आपके अंदर ज्यादा वॉल्यूम होता है तो प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। सही है। एयर मूव्स इनटू द लंग्स फ्रॉम नोज और माउथ। व्हेन यू ब्रीथ आउट, आप रिलैक्स एक्सहेल कर रहे हैं तो क्या होगा, अब एक्सहेल करने की वजह से आराम से थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, डायफ्राम रिलैक्स किया, डायफ्राम के अंदर से हवा पूरी इस एरिया में से हवा थोड़ी कम हुई, ये वापस अपनी डोम शेप पर आ गया और नॉर्मल शेप पर आ गया। इंटरकॉस्टल मसल भी रिलैक्स की, आपकी जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स मूव हुई। जब रिब्स ने क्या किया, बाहर ऊपर आए हुए थे तब वो नीचे आ गए थोड़े से करके, बिकॉज हवा बहुत कम हो गई है। लंग्स कंप्रेस होंगे बिकॉज अब वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ जाएगा लंग्स के अंदर और एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी। सही है। बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कम था तो मजीद एयर आए चली जा रही थी, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, अब बढ़ गया है प्रेशर तो एयर बाहर निकल रही है। अब हम आते हैं मेरे डिजीज से पहले, बिकॉज ये चीज डायरेक्टली बुक में ही है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सो कॉम्पोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, क्या मतलब कि जबकि जो इनहेल करने वाली हवा एयर है जिसको आप इनहेल कर रहे हो उसमें कितना कंपोनेंट्स किस चीज के होते हैं वो अब हम देखते हैं। और एक्सपायर्ड एयर में जो आपकी नोज से निकल जाती है वापस, जो मतलब बाहर निकल रही है एयर, उसमें क्या क्या गैस के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो जो एयर आप ले रहे हो इनसाइड इंस्पायर्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, यानी इसका मतलब कि आपकी सराउंडिंग्स में इस टाइम पर जो इन्वायरमेंट में जो एयर है दैट हैज 21% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, विच इज लाइक हाई अमाउंट। और ये जो एक्सपायर्ड एयर है यानी जाके अब नोज से वापस निकल रही है बाहर, एक्सहेलेशन के बीच में एक्सहेल जब कर रहे हैं एयर को तो उसमें 16% ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, तो अब ये 16% क्यों है, क्योंकि ज़ाहिर बॉडी ने यूज अप कर लिया है, वो कुछ चीज़ें मतलब यूज हो जाती हैं और काम हो जाता है उसका। देन कार्बन डाइऑक्साइड पे हम आते हैं तो इंस्पायर्ड एयर जो है, जो मतलब इनहेल कर की जाने वाली एयर है, उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो मुझे लगता है ना कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो बहुत ज्यादा भी मिलाकर सिर्फ 0.04% होती है। लेकिन एक्सपायर्ड एयर में जो कि आपके अंदर से निकल रही है उसके अंदर से 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन देन आती है तो उसमें नाइट्रोजन में इंस्पायर्ड एयर में 79% नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन एज इट इज बाहर निकल जाती है तो एक्सपायर्ड एयर में भी 79% ही होती है। इसलिए आपको एक बार एमसीक्यू या क्वेश्चन इस तरह का है कि विच गैस इज नॉट चेंज्ड या कॉम्पोजिशन ऑफ विच गैस इज अनइंटरप्टेड या अनचेंज्ड बाय द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, या ब्रीदिंग प्रोसेस में कौन सी गैस का कॉम्पोजिशन वैसे ही रहता है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्टेज एज इट इज, यहाँ की बॉडी को नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। देन वाटर वेपर्स जो है वो सेचुरेटेड वेरिएबल होते हैं, नहीं आपकी डिपेंड करता है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इंस्पायर्ड एयर में ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे, अगर ह्यूमिडिटी कम है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा तो वाटर वेपर्स कम होंगे। तो इट्स वेरिएबल डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है। और फिर उसमें हम आते हैं एक्सपायर्ड एयर पे, जो एक्सहेल की जाने वाली हवा है उसमें वाटर वेपर ज्यादा होते हैं, बिकॉज जाहिर है आपकी पूरी जैसे म्यूकस और वैसे होते हुए आ रहे होते हैं। कमिंग ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर जाहिर है वेरिएबल होता है इंस्पायर्ड एयर का। सर्द इलाकों में है तो वहाँ पे हवा ठंडी होती है, और जो गर्मी वाले एरियाज हैं, डेजर्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ पर लो होगा टेम्परेचर। और एक्सपायर्ड एयर का आपका बॉडी टेम्परेचर के ऊपर होता है विच इज यूजुअली 37 डिग्रीज। आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्रीज। फिर डस्ट पार्टिकल्स भी वेरिएबल होते हैं और निकलने में लिटिल होते हैं, बहुत कम होते हैं अगर निकल आ भी रहे हैं वापस, क्योंकि ज़्यादातर डस्ट पार्टिकल्स तो कहाँ ट्रैप हो जाते हैं, आपके म्यूकस एंड सीलिया जो हेयर लाइनिंग है ना, इज दिस क्लियर कॉम्पोजिशन। ये थी इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर की। आपको अगर याद रखने वाली कोई वैल्यूज हैं तो यही दोनों हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, बिकॉज पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिपेंडेंट ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर है। सही है। अब हम आते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूजुअली क्वेश्चन ज्यादातर इससे आ रहे होते हैं डिजीजेस से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है। दैट इज 4 आई थिंक डिजीजेस हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें, 4 या 5। सबसे पहली है ब्रोंकाइटिस। अच्छा, ब्रोंकाइटिस में ये आप देख रहे हो इधर ये जो 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं,
ये क्या है, ब्रोमर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई याद है क्या था, ब्रोंकस की प्लूरल जो फॉर्म थी, जो कि अगर ट्रेकिया इस तरह से आ रहा है मैं ये ट्रेकिया था, और ट्रेकिया जब ये यूं करके अपने अपने उसमें जाता है ऐसे, दिस इज वन ब्रोंकस एंड दिस इज सेकंड वन, तो ये आपका ब्रोंकाई ऐसे होते हैं, ये एक ब्रोंकाई एक है। तो इनकी लाइनिंग जो नॉर्मल होती है, जो नॉर्मल अभी आपके और मेरे लंग्स के जो नॉर्मल ब्रोंकाई होंगे उसमें यूजुअली ऐसी होती है। लेकिन जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जिन्हें अभी बीमारी जिन्हें हो जाती है ब्रोंकाइटिस की, उसमें क्या होता है पूरा एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी मैंने पूरा एरिया जो है वो सोलन हो जाता है और इस तरह का मतलब सूज जाता है। तो जाहिर है इस एरिया से जिसका सर वो थी वो था डायलेशन जो थी वो कम हो जाती है, तो उसमें से कम एयर पास होगी, बहुत आपकी मतलब जो है म्यूकस वगैरह बढ़ जाती है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है बेसिकली इसके में। इसको पढ़े यहाँ से। तो ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ एयर पैसेजेस लाइक ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। यूजुअली ये ब्रोंकाई की वजह से मिलती है, तो इसलिए आपको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ट्रेकिया बिकॉज इटसेल्फ इज अ वेरी लाइक थिक सरफेस होती है उसकी, काफी बड़ा उसका डायमीटर होता है, तो उसमें इतना फील नहीं होता। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सबसे यूजुअली सबसे ज्यादा फैलती है। सिम्टम्स क्या है, इसके हमारा मेन सिम्टम्स इज सिक्रीशन ऑफ एक्सेस म्यूकस फ्रॉम द गॉबलेट सेल्स इन रिस्पांस टू इरिटेशन, बिकॉज इरिटेशन हो रही होगी इस पूरे एरिया में, तो आपका म्यूकस एज अ रिस्पांस निकलता है। होम्योस्टेसिस सारी चीज याद है हमने पढ़ी थी। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि बैलेंस करने के लिए आपकी जो इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी अपनी रिस्पांस प्रोवाइड करता है। तो अगर अंदर इरिटेशन होगी किस चीज की, तो रिस्पांस आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो नेचुरल रिस्पांस है वो ये है कि एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस हो जाए। अब म्यूकस प्रोड्यूस होता है तो ऑलरेडी ये जगह इतनी कॉन्स्ट्रक्ट हो चुकी है, जगह छोटी हो चुकी है, तो म्यूकस भी आ जाएगा, तो उसकी वजह से आपको मजीद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। और जो खांसी आ रही होती है, कफ होती है, वो भी विद म्यूकस होती है, जो थोड़ी बेलगम वाली खांसी होती है, दैट्स व्हाट इट इज। द मेन सिम्टम इज कफ which occurs repeatedly. Coughing and breathlessness increases as the disease progress. Bronchitis can be acute or chronic. Acute मतलब कि आपका छोट यूजुअल कुछ दिन रहने वाला, और क्रॉनिक होता है जो लंबा चलने वाला है, जो आपके मतलब कभी कभार जान भी ले लेता है, बहुत ज्यादा सिवियर जो होता है दैट इज क्रॉनिक। और एक्यूट होता है कि अभी हुआ 5-6 दिन में खत्म हो गया या 10 दिन तक खत्म हो गया मैक्स, ठीक है। सो अब इसमें मतलब आपकी अगर सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या क्या, तो यही है कि एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन आपकी गॉबलेट सेल से, ये तो फील इतना नहीं होता, फील इसकी जो सिम्टम जो आपको फील होता है वो ये है कि कफ बहुत ज्यादा परसिस्टेंट आपको, मतलब परसिस्टेंट मीन्स कि चलने जाने वाली, जो मतलब बहुत चलता रहता है, पर कफ जो आए जा रहा है मतलब बहुत ज्यादा कफ, तो परसिस्टेंट कफ विद म्यूकस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की सांस की नहीं जा रही, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज वर्सन एज द डिजीज प्रोग्रेसेस। यही बात अभी हमने पढ़ी। दो टाइप्स हैं इसकी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस वही है शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन की, कुछ दिनों की इन्फ्लेमेशन हुई जो कि किसी कॉज की वजह से हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल या कोई भी बीमारी हो जाती है। तो इसमें यूजुअली ऐसे फ्लू होता है ना, आपको फ्लू की तरह फील हुआ, एक खांसी आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, जो नॉर्मल फ्लू फील होता है वैसा ही होता है, कुछ दिनों के बाद खुद ही खत्म हो गया, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको ब्रोंकाइटिस हुआ था, आप उसको फ्लू की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं। तो बस यही होता है। फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है जो लॉन्ग टर्म चले, इन्फ्लेमेशन आपकी बहुत बढ़ जाए और इरिटेशन बढ़ती रहे, और इसके कॉजेज है ना यूजुअली स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन वगैरह होता है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट फ्यू डेज, यही बात हमने की अभी। इट मे लास्ट फ्रॉम मंथ्स, कई कई महीनों तक चलता है। सेंसेशन ऑफ breathlessness occurs due to the reduced gases exchange, मतलब गैस एक्सचेंज कम हो रही होगी, ब्रेथलेसनेस ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट इसका क्या है आप पूछेंगे, तो ट्रीटमेंट ये है कि ये खुद ही से, या तो अगर एक्यूट ज्यादातर होता है तो एक्यूट का जो है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, क्लियर अप हो जाएगा। रिलीफ टिप्स इसमें ये है कि आप स्मोकिंग अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा फ्लूइड पिए, बिकॉज फ्लूइड से म्यूकस वाला मसला हल होगा। रेस्ट करें, मेडिकेशंस लें अगर ज़रूरत है, और डॉक्टर कंसल्टेशन हमेशा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बुक में ये पढ़ा तो वैसे ही ट्रीटमेंट करना शुरू है, डॉक्टर को दिखाना इज ऑन। देन नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा, या आपकी नेक्स्ट बीमारी है, सेकंड इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होती है, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज वेयर लंग्स आर ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स, ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई। जब भी एल्वियोलाई की बात आएगी तो आप एम्फाइसीमा डिजीज की बात करेंगे। देखो ये नॉर्मल आपके एल्वियोलाई होते हैं जो कि बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे लग रहे हैं ना, जैसे हमने कल बात की थी कि अंगूरों का जैसे गुच्छा होता है वैसे ही लग रहे होते हैं ये एल्वियोलाई। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि ये बहुत सोलन हो जाते हैं, बहुत इन्फ्लेम्ड एल्वियोलाई बन जाते हैं, सही है। और उनकी एल्वियोलाई की बीमारी है बेसिकली।
सो लंग्स कॉजिंग अ डिक्रीज इन लंग फंक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा बिकॉज एल्वियोलाई क्या सबसे इंपॉर्टेंट एल्वियोलाई था लंग्स में, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही थी, जहाँ पर सारा ऑक्सीजन दिया जा रहा था ब्लड कैपिलरीज को और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दी जा रही थी। तो अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी वो वाला काम है तो मुश्किल होगी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वही जिसकी फीलिंग आती है, और फटीग होगा बिकॉज बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होगी, और एक्सहेलेशन नहीं हो रही होगी बिकॉज इलास्टिसिटी जो है ना आपकी लंग्स की वो कम हो पाती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज वेयर एल्वियोलाई आर ओवर इन्फ्लेटेड एंड डैमेज्ड लूजिंग इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर जैसे रबर बैंड आपने देखा है कभी, जैसे रबर बैंड होता है तो उसको अगर आप स्ट्रेच करो तो वापस अपनी शेप पे आ जाता है, दैट इज इलास्टिसिटी। इसमें इलास्टिसिटी अगर खत्म हो जाती है या कम हो जाती है तो क्या होगा कि अगर एल्वियोलाई की ये शेप है तो वो ऐसे ही रह जाते हैं। सो अब गैशियस एक्सचेंज आपका काफी हद तक मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग उसके इम्पैक्ट्स होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह। सिम्टम्स हमने देख लिए यही कि मेन साइन ऑफ एम्फीसीमा इज इंक्रीजिंग ब्रेथलेसनेस, कि सांस नहीं आ पा रही, आपको मतलब लगेगा अगर चढ़ रहे हैं तो हाँफना बहुत ज़्यादा, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना सच। इन एडवांस केस द पेशेंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू वॉक, वही इसमें लगा चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको बहुत मुश्किल हो रही होगी बिकॉज ज़ाहिर है सीढ़ियाँ चढ़ना है, जो वॉक करना है, इन कामों में आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बिकॉज बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। तो वो अगर ऑक्सीजन की इतनी ईजिली एक्सचेंज नहीं हो रही तो वॉक करने में भी मुश्किल होगी। The lungs lose elasticity so that it becomes more difficult to exhale air. Inflammation and narrowing of the finer bronchioles also occur. कि अब जो छोटे वाले ब्रोंकियोल्स थे ना, जो बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे आ गए थे, नैरो होकर जो एल्वियोलाई तक ला रहे थे एयर को, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं, तो आपके मजीद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कॉज क्या है इसका? ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। अगर एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो उनका खुद ही से नेचुरल ग्रेजुअल ब्रेकडाउन अगर हो जाए, बहुत लॉन्ग टर्म स्मोकिंग किया कि जैसे 10-15 साल से स्मोकिंग करे जा रहे हैं, उससे भी लंबी स्मोकिंग हो रही है, एंड चेन स्मोकिंग अगर कर रहे हैं कि एक के बाद एक जो स्मोकिंग नहीं करते लोग, तो वो वाली चीज़ होती है, तो उसकी वजह से लंग्स की ये वाला पूरा पार्ट डैमेज हो जाता है। एयर पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल इरिटेंट्स में कंट्रीब्यूट, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हर वक्त स्मोक आ रही है, और इंडस्ट्रीज है ना, फैक्ट्री का वेस्ट जो आता है जिसमें फैक्ट्रीज की स्मोक निकल रही होती है सारे चिमनी से, वो बहुत बुरा इसको असर करती है आपकी लंग्स को। इसलिए जो यूजुअली फैक्ट्रीज वगैरह होती है वो ऐसी एरिया बनाने की कोशिश की जाती है जहाँ कोई रेजिडेंशियल एरिया ना हो, जहाँ लोग रह ना रहे हों, बिकॉज वरना अगर रह रहे होंगे लोग तो उनमें बीमारियां हो जाएंगी लंग्स की। कॉज यही था, हमने बात कर ली इसकी, सिगरेट स्मोक है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मेथड्स आर डू नॉट एम्फाइसीमा डू नॉट क्योर रिवर्स डैमेज ऑफ द लंग्स। अच्छा, इसका जो डैमेज है लंग्स पे वो ऑलमोस्ट लाइक बिल्कुल ही परमानेंट होता है, तो उससे कुछ कर नहीं पा रहे होते आप। इट्स लाइक क्योर नहीं हो सकता या रिवर्स नहीं हो पाता, मतलब ऐसी अगर बन जाए आपकी एल्वियोलस, ऐसा अगर हो जाए तो वापस इस तरह का नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये एक इरिवर्सिबल डिजीज है, इसलिए बहुत खतरनाक होती है। The best way to prevent emphysema is to avoid smoking. A variety of medications may be used in the treatment of emphysema. मतलब आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लेते हो कि जो ये ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें, या खांसी ज़्यादा आई तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया आपने शायद सुना हो, बच्चों में भी हो जाता है, और फ्लूइड्स होना है उसमें होता है। इसमें होता है निमोनिया इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स कॉज्ड बाय एक्यूट इन्फेक्शन। जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, अगर आपको कोई बहुत वायरल या बीमारी ऐसी हो जाए तो एल्वियोलाई इन्फ्लेम हो जाते हैं, एल्वियोलाई थोड़े से सोलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं, caused by acute infection. Double pneumonia is a lungs infection that affects both lungs. अगर डबल निमोनिया हो तो दोनों लंग्स आपके इफेक्ट होता है, वरना यूजुअली एक ही लंग। सिम्टम्स क्या है? फीवर, शेकिंग, चिल्स। शेकिंग चिल्स क्या है? क्या मतलब जो कांपने वाली, नहीं ज़्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है जिसमें कांप रहे हो आप, वो वाला शेकिंग चिल्स। चेस्ट पेन, कफ, बहुत खांसी हो रही है, चेस्ट पेन्स हैं, हेडेक हो रहा है, सोर थ्रोट, नोजिया, डायरिया, ये सारे तो ये सिम्टम्स हैं इसके निमोनिया के। ये थोड़ा फिर भी कॉमन काफ़ी बीमारी है। डबल निमोनिया में बोथ लंग्स आर इन्फेक्टेड आ गया। कॉज क्या है इसका? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज इज बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, तो ये इसका कॉज है। ट्रीटमेंट में बिकॉज बैक्टीरिया कॉज करते हैं तो ट्रीटमेंट इसकी एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए होती हैं, एंटीवायरल जो है सारे वायरल के लिए होती है। नेक्स्ट एजमा। एजमा शायद आपने सुना हो, ये बहुत ये काफ़ी कॉमन डिजीज है, इसमें इनहेलर ले रहे होते हैं लोग। ये क्या होता है? इट्स अ कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवेज। जो एयरवेज है ना लंग्स की, वही ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स वगैरह, वो एलर्जेंस में थोड़ा ट्रिगर हो जाते हैं, उनमें थोड़ी सी इरिटेशन बहुत होती है।
तो सिम्टम क्या है, पर्सन हैज मोर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आउट देन ब्रीदिंग इन, यानी सांस ले तो इजीली रहे हैं लेकिन जो सांस बाहर जा रही है ना वापस, उसमें डिफिकल्टी ज्यादा आ रही है। और विस्लिंग साउंड होती है ना, सांस लेने में थोड़ी सीटी जैसी आवाज आ रही होती है, विस्लिंग साउंड। There is secretion of excess of mucus and swelling in the lining of respiratory pathway, यानी म्यूकस सिक्रीशन हो जाती है, रेस्पिरेटरी पाथवे स्वेल हो जाते हैं। ट्रिगर्स इसके क्या हैं कि एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं, पॉलन, हाउस होल्ड डस्ट जो घर में मिट्टी जम जाती है उससे, फूड और फेदर्स जो पिलो के होते हैं, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, कुछ लोगों को जैसे फरी एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से भी ट्रिगर होता है इस तरह का। इमोशनल डिस्टर्बेंस में ऑल्सो प्रोवोक एन अटैक, यानी अगर आप इमोशनली बहुत सैड या स्ट्रेस्ड हैं तो ये इस तरह का एजमा अटैक हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है इसका, माइल्ड अटैक ऑफ एजमा इज कंट्रोल विद ब्रोंकोडायलेटर्स, डायलेट द एयरवे। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, जो कि बेसिकली एयरवेज को डायलेट करते हैं, उस एरिया को थोड़ा सा, अगर ऐसे ये आपका ब्रोंक्यूल है ना, नॉर्मल ब्रोंक्यूल, तो एजमेटिक ब्रोंक्यूल इस तरह का होगा जिसके अंदर का मतलब जो होल है वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने आपकी ना ब्रीदिंग में इश्यूज होते हैं कि अंदर सांस कम आ रही होगी, एयर कम जा रही है। Different devices like called inhalers help asthma patients to breathe. Asthma is a long-term disease that has no cure. Asthma is treated with two types of medicine, long-term control and quick relief medicines. यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म अगर है तो आप क्विक रिलीफ मेडिसिन ले लेते हो, थोड़ी सी इस तरह की होती है जो कि एयर फ्लो को इम्प्रूव करे। नेक्स्ट लंग कैंसर आ रहे हैं, सबसे लास्ट स्टेज होती है जो बहुत ही खतरनाक इसकी बीमारी होती है लंग्स की। तो कैंसर आ रहे हैं अनरिपीटेडली, आप अगर डिवाइड हो रहे हैं सेल्स तो उससे आउट ऑफ कंट्रोल डिवीजन, सेल डिवीजन से कॉज होता है। अनस्पेशलाइज्ड मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स, ट्यूमर्स कॉज हो जाता है। लंग कैंसर जो है स्टार्ट होता है एपिथेलियम में, ब्रोंक्यूल्स के लिए ब्रोंक्यूल्स की स्किन में, और फिर वो स्प्रेड आउट हो जाता है पूरे थ्रू आउट द लंग्स। ये नॉर्मल लंग होता है, ये कैंसरस लंग होता है, बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ और इस तरह का श्रिंक हुआ हुआ। नॉर्मल जो लंग है देखो आप, हेल्दी सा है काफी, मतलब सोया सा, तो ये इस तरह का शक्कर ऐसी हो जाती है। सिम्टम्स क्या है इसकी, थिकनिंग एंड टेरूजिंग ऑफ ब्रोंकियल सेल्स, यानी जो ब्रोंकस के सेल्स हैं वो बच्चे को जाएंगे तो ज़ाहिर अंदर से एयर कैसे पास होगी। सिलिया लॉस जाती है, डस्ट बहुत भरना शुरू हो जाती है, मजीद आपको खांसी नहीं लगे। ट्यूमर फॉर्म हो जाता है कैंसर सेल से, मेटास्टेसिस यानी कैंसर डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हो जाता है। ट्यूमर ब्लॉक्स द ब्रोंकस, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, तो एयर सप्लाई नहीं आ पा रही, मेनली ड्यू टू स्मोकिंग कॉज है इसका, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स या कार्सिनोजेंस। और इम्पैक्ट क्या है इसका ट्यूमर का कि लंग फंक्शंस पे ज़ाहिर है पूरा अफेक्ट हो जाता है। न्यूमोनेक्टोमी कहते हैं इसको, ट्रीटमेंट इसका ये है। और इसे लंग का जिस लोब में कैंसर फैला है ना उस लोब को पूरा रिमूव ही कर दें, वरना पूरे एरिया में फैल जाएगा। तो ये इसका कॉज। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।